नमस्कार। द स्टडी आईएएस के करंट अफेयर्स दिस वीक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम बीते सप्ताह की कुछ विशेष खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में बेहद अहम साबित होंगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडिया फर्स्ट वोटर बॉडी सेंसस। भारत में अभी तक पाए जाने वाले सभी वोटर बॉडी से संबंधित कोई एकत्र डाटा हमें देखने को नहीं मिला था, बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक सेंसस जारी किया गया जिसमें भारत के सभी वोटर बॉडीज की गणना की गई और इस वोटर बॉडी के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक और जो रिजर्वायर है उन सभी का एकत्र डाटा देखने को मिलता है। यह वोटर बॉडी सेंसस 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल जारी किया गया है और इस सेंसस के अंतर्गत बताया गया कि भारत के सभी राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें हमें कुल 2.4 मिलियन वोटर बॉडीज देखने को मिलती हैं। वोटर बॉडी सेंसस यानी इसके अंदर जितने भी प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले या मानव निर्मित वोटर बॉडी हमें देखने को मिलती है उन सभी की एकत्र गणना वोटर बॉडी सेंसस कहलाती है, जिसमें तालाब, टैंक, झील, जलाशयों आदि को शामिल किया गया है। और इन वोटर बॉडीज के अंदर हमें औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू उपयोग के लिए जितने भी सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है सभी को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर किसी ग्लेशियर के द्वारा पिघलने से जो भी धाराओं का निर्माण होता है या उनके द्वारा जो बनने वाली झीलें हैं, झरने हैं या फिर आवासीय तथा अन्य क्षेत्रों में जल निकासी या पानी जमा करने से संबंधित जो भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। बट इस सेंसस के अंदर हमें कुछ ऐसे निकाय भी हैं जिनकी गणना देखने को नहीं मिलती है, जिनमें हमें 7 विशिष्ट प्रकार के जल निकायों को शामिल किया गया है। मुक्त रूप से प्रवाह होने वाले जितने भी जल निकाय हैं उनको इस सेंसस में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें सबसे पहले शामिल होते हैं महासागर और लैगून। नदियां, नाले, झरने या मुक्त रूप से प्रवाह होने वाले जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो इससे फ्रीली बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा किसी भी मानव निर्मित स्विमिंग पूल को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ किसी भी परिवार के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए बनाई गई जो पानी की टैंकी होती है, साथ ही साथ विभिन्न कारखानों में अपने उपभोग के लिए बनाए जाने वाले जो पानी की टैंकियां होती हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा ईंट भट्टों में प्रयोग होने वाले पानी के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाने वाले गड्ढे खोदकर या बरसात के मौसम को इकट्ठा करने के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा अंत में कहा गया कि जो मवेशियों को पानी पिलाने के लिए स्वतंत्र रूप से हमें छोटी छोटी टैंकियां देखने को मिलती हैं वो भी इस सेंसस के अंदर शामिल नहीं की गई हैं। इस चार्ट में हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत पानी का यूज हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों में देखने को मिलता है। सर्वाधिक पानी का प्रयोग हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में देखने को मिलता है, जिसका परसेंटेज 77.2% है। इसके अलावा हमें इरिगेशन में 8.3% का प्रयोग देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं कि भारत में हमें मैक्सिमम मात्रा में कृषि कार्यों में संलग्न लोग देखने को मिलते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए हमें मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पर इरिगेशन से संबंधित सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं और इसमें इरिगेशन से संबंधित जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनका 8.3% का यूज इरिगेशन में देखने को मिलता है। इसके पश्चात हमें जो डोमेस्टिक यूज है, इसके साथ साथ जो ड्रिंकिंग के लिए हम पानी का यूज करते हैं उसमें 13% बॉडी को शामिल किया गया है। इसके अलावा जितना भी रिक्रिएशन और रिलीजियस कार्यों में यानी धार्मिक कार्यों से संबंधित जितना भी वाटर बॉडीज का प्रयोग किया गया है उसमें शामिल है 0.1% और अंत में जो हमारे अदर यूज हैं उनमें 1.3% की बॉडीज को शामिल किया गया है। तो पहले क्वेश्चन उठता है कि अभी तक अगर किसी भी वाटर बॉडी का सेंसस जारी नहीं किया गया था तो रिसेंटली सरकार के द्वारा इस प्रकार के कदम को क्यों उठाया गया। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में हमें व्यापक मात्रा में सूखे की समस्या से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा 2018 में भी एक नवीनीकरण और बहाली की योजना यानी RRR योजना को तैयार किया गया था, जो पूर्णतः केंद्रीय सहायता पर निर्भर थी। और इससे पूर्व भी हमें संसद की एक स्थायी समिति के द्वारा जल निकायों की जनगणना से संबंधित जो प्रावधान रखे गए थे उनसे संबंधित चर्चा भी देखने को मिली थी और इसी के आधार पर सरकार के द्वारा 2018 में एक सेंसस की घोषणा की गई, जिस सेंसस के आंकड़े हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं, जिसमें कहा गया कि भारत में हमें कुल 24.4 मिलियन यानी 24,540 वाटर बॉडीज टोटल भारत में देखने को मिलती हैं। सबसे अधिक जो वाटर बॉडीज हैं वो हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं, जिनकी संख्या 7.47 लाख है और पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमें साउथ 24 परगना जो एरिया है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वाटर बॉडी देखने को मिलती है। यानी भारत में कुल जो वाटर बॉडी है वो सर्वाधिक मात्रा में हमें पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलती है और पश्चिम बंगाल के अंदर ही हमें
हमें इसके साउथ 24 परगना के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वाटर बॉडी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि वाटर बॉडीज की गणना करने के लिए किन किन सोर्सेज को शामिल किया गया था। इसमें हमने पॉन्ड, टैंक, रिजर्वायर, वाटर कंजर्वेशन, लेक्स और अदर रिसोर्सेज को शामिल किया था। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 59.5% के करीब है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमें टैंकों की संख्या देखने को मिलती है, जो 15.7% के करीब है। थर्ड नंबर पर हमें रिजर्वायर देखने को मिलते हैं, जो कुल 12.1% पर बने हुए हैं। इसके अलावा हमें वाटर कंजर्वेशन स्कीम यानी सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के संरक्षण से संबंधित जो स्कीम चलाई गई है, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जो संख्या हमें देखने को मिली है वह 9.3% के करीब है। लेक्स भारत में बेहद कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिनका परसेंटेज 0.9% है। इसके अलावा जो अदर बॉडीज हैं वो कुल 2.5% के करीब हमें देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि भारत में वे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर हमें सर्वाधिक मात्रा में पॉन्ड्स, टैंक्स, रिजर्वायर या वाटर कंजर्वेशन बॉडीज जो देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में हमें पॉन्ड्स और रिजर्वायर देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां हमें टैंक्स की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां हमें लेक्स की मात्रा अधिक देखने को मिली है। लेक्स भारत में कुल 0.9% पर बनी हुई हैं, जो भारत में बेहद कम मात्रा है, और इन्हीं लेक्स की सर्वाधिक मात्रा हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। उसके पश्चात जो सरकार के द्वारा जो कंजर्वेशन स्कीम लागू की गई है, उनका सर्वाधिक आंकड़ा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि जो 1 लाख से अधिक वाटर बॉडीज हैं वो किन किन राज्यों में पाई जाती हैं। 1 लाख से अधिक वाटर बॉडीज में भी पश्चिम बंगाल अपना प्रथम स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 7.47 लाख वाटर बॉडी देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर हमें 2.45 लाख वाटर बॉडी देखने को मिली है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, झारखंड और तमिलनाडु है। सर्वाधिक वाटर बॉडी राज्यों के साथ साथ वे स्टेट भी शामिल हैं जहां हमें बेहद कम मात्रा में वाटर बॉडी देखने को मिली है, जिसमें सबसे पहले सिक्किम का स्थान आता है, जहां हमें 150 से कम वाटर बॉडीज देखने को मिली है। उसके पश्चात यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जहां हमें मात्र 188 वाटर बॉडी देखने को मिली है। दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें 1000 से कम वाटर बॉडी देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो वाटर बॉडी पाई गई है, उनकी संख्या हमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिली और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। परंतु बंगाल के अंदर हमें एनक्रोचमेंट की समस्या देखने को नहीं मिलती, परंतु उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमें वाटर बॉडीज की संख्या अधिक देखने को साथ साथ एनक्रोचमेंट की समस्या भी देखने को मिलती है। उसके पश्चात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, जहां पर हमें अधिक मात्रा में एनक्रोचमेंट की समस्या देखने को मिली है। भारत में जितनी भी वाटर बॉडीज पाई गई हैं, उनका सर्वाधिक आंकड़ा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में यह परसेंटेज 3% से भी कम है, यानी 95 से 97 के करीब का जो आंकड़ा है वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन वाटर बॉडीज पर नियंत्रण हमें निजी क्षेत्रों का अधिक देखने को मिलता है, सरकारी जो निकाय हैं उनका कम देखने को मिलता है। और एनक्रोचमेंट की समस्या के कारण भारत में जितने जल निकाय हैं उनका 1.6% जो आंकड़ा है वो ग्रसित है, यानी हमें 38,496 जो जल स्रोत हैं उन पर हमें अतिक्रमण देखने को मिला है, और सर्वाधिक अतिक्रमण हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन बताया गया कि भारत के कुल 16.3% ऐसे जल निकाय हैं जो प्रयोग से बाहर हैं, जिनकी कुल संख्या 3,94,500 है, यानी सूखने के कारण, गाद के निर्माण के कारण, मरम्मत से परे होने के कारण या लवणता जैसी समस्याओं से ग्रसित होने के कारण कुछ जल निकाय ऐसे हैं जो प्रयोग से बाहर हैं और जिनकी सर्वाधिक संख्या हमें तेलंगाना में देखने को मिलती है। भारत में पाए जाने वाली सभी वाटर बॉडीज में मानव निर्मित वाटर बॉडीज की संख्या अधिक है। याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक तौर पर निर्मित जितने भी जल निकाय हैं उनकी संख्या अधिक है मानव निर्मित जल निकायों के, तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो मानव निर्मित जल निकाय हैं उनकी संख्या प्राकृतिक निर्मित जल निकायों की अपेक्षा अधिक है, और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या अधिक देखने को मिलती है अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों के। जो वाटर बॉडीज हैं जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या अधिक है उनकी संख्या 96.5% है। वहीं दूसरी ओर जो मैन मेड जो वाटर बॉडीज है, जो हम जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले जल निकायों की अपेक्षा मानव निर्मित जल निकायों की संख्या अधिक है, तो इसकी संख्या 97.3% है। बट नेचुरल बेस शहरी क्षेत्रों में
जो जल निकाय पाए जाते हैं उनकी संख्या मैन मेड अर्बन एरिया वाटर बॉडीज की अपेक्षा अधिक है। यानी प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शहरी क्षेत्रों में जो जल निकाय है उनकी संख्या 3.5% है और जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाने वाले शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या कम है जो कि 2.7% तक सीमित है। अब हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों पर या कितनी जल बॉडीज पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा अगर किसी राज्य में वाटर बॉडीज पर नियंत्रण दिखता है तो वह 53.7% है। उसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले पंचायती सरकार का नियंत्रण 42.7% है। इसके पश्चात हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज का नियंत्रण देखने को मिलता है जो कि 2.3% है और लास्ट में हमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नियंत्रण देखने को मिलता है जो कि 1.2% है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा निजी नियंत्रण हमें जल निकायों पर अधिक देखने को मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि निजी नियंत्रण के अंतर्गत वे कितने प्रतिशत जल निकाय हैं जिन पर हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का नियंत्रण देखने को मिलता है या फिर ग्रुप में लोगों के द्वारा किसी वाटर बॉडी का संरक्षण किया जा रहा है। 52.2% ऐसी बॉडीज हैं जिन पर किसी सिंगल व्यक्ति यानी इंडिविजुअल संस्था का नियंत्रण है। उसके पश्चात हमें 28.1% ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का नियंत्रण देखने को मिलता है। अदर्स प्राइवेट बॉडी के अंतर्गत 19.7% वाटर बॉडीज शामिल है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है वाटर मेट्रो। रिसेंटली कोचीन के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वाटर मेट्रो को लॉन्च किया गया। अब आप सोचेंगे कि इसे वाटर मेट्रो क्यों कहा गया या ये किस प्रकार से दिखती है या इसके क्या क्या फीचर होंगे। जो मेट्रो है उससे रिलेटेड हमें सारी फैसिलिटी देखने को मिलती है, यानी इसमें हमें एसी से संबंधित सुविधाएं, वेरी गुड सिटिंग प्लान, इसके साथ साथ प्रत्येक डेस्टिनेशन का हमें हिंदी और अन्य भाषाओं के अंदर बताया जाएगा। और यह वाटर मेट्रो भारत की पहली सार्वजनिक नाव सेवा होगी जो अपनी इस तरह की विशेषताओं को शामिल किए होगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो ये नाव को बनाया गया है इसका स्ट्रक्चर है वो एक मेट्रो की तरह है और इसे बनाने के लिए एक जर्मन कंपनी के द्वारा फंडिंग किया गया है जिसका क्रियान्वयन का कार्य कोचीन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इस वाटर बॉडी मेट्रो के अंतर्गत हमें हाइब्रिड, बैटरी चालित, वातानुकूलित यानी एसी की सुविधा तथा विकलांगों के आवागमन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें पहले फेस करनी पड़ती थी उनका निपटान देखने को मिला है। पारंपरिक नावों के अंदर जो लकड़ियों की बनी होती थी उनमें हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में नुकसान देखने को मिलता था, साथ ही साथ उनके टकराव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से जनहानि भी व्यापक मात्रा में देखने को मिली थी। रिसेंटली जो वाटर मेट्रो जारी की गई है यह एक फीडर सेवा के रूप में है जिसे 2017 से चालू किए जाने की बात की जा रही थी। इस नाव के अंतर्गत हमें नाव टर्मिनल, यात्री प्रवेश, निकास द्वार पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों के बारे में या सुरक्षात्मक संबंधित जो नियम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ जब अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो उसके ट्रैवल के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है और वो टिकट काउंटर भी हमें इस मेट्रो से संबंधित देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें सुरक्षात्मक उपायों को भी डिजाइन किया गया है ताकि परंपरागत नावों के अंतर्गत जो होने वाले नुकसान थे उससे बचाव करते हुए आधुनिक मेट्रो में इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को ना मिले। इसके अंतर्गत हमें एसी से संबंधित सुविधाएं दी जाती हैं और इन वातानुकूलित कैबिनों के अंतर्गत हमें यात्रियों के प्रवेश और निकास से संबंधित एक नवीन प्रणाली देखने को मिली है। इसमें हमें कुल 50 से 100 व्यक्ति एक साथ में ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं और इसके 15 मार्गों की खोज की गई है ताकि इन वाटर मेट्रो मार्गों के अंतर्गत जो केरल से नजदीकी द्वीप हैं उन्हें जोड़ा जा सके। ये नाव पूर्णतः शोर मुक्त हैं तथा ये रिचार्जेबल है, यानी इस मेट्रो के विभिन्न प्रकार के जो टर्मिनल देखेंगे वहां पर हमें विभिन्न प्रकार के चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे और इन नाव की जो स्पीड है वो 8 समुद्री मील प्रति घंटा निर्धारित की गई है जो लोगों के आवागमन है उसके टाइम को कम करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाएंगी। हमारी नेक्स्ट न्यूज है जीरो शेडो डे इन बेंगलुरु। रिसेंटली हमें जीरो शेडो डे देखने को मिला 12:17 पर 25 अप्रैल को। अब आप सोचेंगे कि जीरो शेडो डे होता कैसे है। अगर धूप निकली हो और आपकी शेडो ना बने तो यह केवल तभी संभव हो सकता है जब सूरज आपके ठीक ऊपर हो। तो यह घटना हमें रिसेंटली बेंगलुरु में देखने को मिली जहां सूरज ठीक ऊपर था जिसके कारण जो हमारी छाया थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी। यह आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे खड़े हैं बट यहाँ पर उनकी जो छाया है वो हमें ना ही तो आगे और ना ही पीछे बनती हुई दिखाई दे रही है और यह घटना हमें विश्व में 2 बार घटती हुई दिखाई देती है
और जिसे हम उत्तरायण या दक्षिणायन के समय देख सकते हैं। जब सूरज दिसंबर 22 से लेकर जून 21 के बीच में इक्वेटर से लेकर 23.5 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर की ओर जब ट्रेवल करता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। और जब सूरज ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के ऊपर होता है तो हमें जीरो शैडो डे की घटना देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब सूरज 23.5 लैटिट्यूड नीचे की ओर प्रस्थान करता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। और दक्षिणायन का जो टाइम पीरियड होता है वो जून 21 से लेकर दिसंबर 22 के बीच का होता है। और दक्षिणायन के टाइम में हमें जीरो शैडो डे देखने को मिलता है। यानी जीरो शैडो डे विश्व में हमें 2 बार देखने को मिलेगा। जब सूरज ठीक मनुष्य के सिर पर होता है, जिसके कारण मनुष्य की किसी प्रकार की कोई भी परछाई आगे पीछे या साइड में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है थिरुनेलवेली टेम्पल। केरल के वायनाड में हमें थिरुनेलवेली में महाविष्णु मंदिर देखने को मिलता है, जहां पर हमें वल्लुकमाडोम जैसी एक संरचना देखने को मिली, जो कि एक ग्रेनाइट से बनी हुई संरचना है, जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता को देखते हुए रिसेंटली एक संस्था के द्वारा सरकार से अपील की गई और उसके परिसर की जो हुई क्षति है उस पर चिंता व्यक्त की गई। इस संस्था का नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। संस्था के द्वारा कहा गया कि जो 15वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई यह ग्रेनाइट की जो संरचना है यह रिसेंटली हमें काफी बुरी मात्रा में देखने को मिली है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो चुटाम्बलम है, यानी जो छत को ढकने के लिए जो संरचना बनाई गई थी, उसके गिर जाने के कारण जो ग्रेनाइट की संरचना है वल्लुकमाडोम, उसका हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। अब हम जानेंगे कि थिरुनेलवेली विष्णु जो मंदिर है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर को अम्लका या सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम इस घाटी में एक आंवले के पेड़ के पास भगवान विष्णु के आराम करने से संबंधित रखा गया है। कहा गया कि भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी के भ्रमण करते हुए इसे खोजा था और इसका नामकरण किया था। इस मंदिर के अंतर्गत हमें केरल शैली का अनुसरण देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हमें एक आंतरिक गर्भगृह, इसकी छत की संरचना में हमें टाइल लगी हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके चारों ओर प्रांगण जो कि खुला हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमें ग्रेनाइट के दीप स्तंभ पाए जाते हैं। मंदिर के बाहरी दीवारें ग्रेनाइट, यानी यहाँ पर ग्रेनाइट का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और बाहरी ओर हमें ग्रेनाइट के ही खंभे देखने को मिलते हैं। इसमें हमें कक्ष शैली के काटे हुए स्तंभों के साथ साथ एक यूनिक संरचना देखने को मिलती है, जो हमें केरल के अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिली है। इस क्षेत्र में हमें 3 नदियां देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है पापनाशनी, कुद्रेमुख और कोट्टापुजा नदी। हमारी नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली गिग वर्कर्स के लिए एक बिल लाया गया, जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशंस एंड वेलफेयर बिल 2023। गिग वर्कर्स यानी जो अनौपचारिक रूप से जो लोग कार्य करते हैं, ये स्किल और अनस्किल दोनों प्रकार के होते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, जो अनौपचारिक रूप से कार्य करते हुए जितने भी लोग होते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वेंडर्स देखते हैं, या जो आपका घर बनाने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन्हें देखते हैं, या फिर जो प्राइवेट कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर निर्माण का काम करते हैं वो भी गिग वर्कर्स के अंतर्गत ही रखे गए हैं। यानी हमें इसके अंदर स्किल और अनस्किल दोनों प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा जो गिग वर्कर्स है उनके लिए जो विधेयक लाया गया, उसके अंदर कहा गया कि एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि इन गिग वर्कर्स के कल्याण नीतियों से संबंधित कार्य करेगा। आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनके पीएफ फंड से संबंधित सुविधाएं होती हैं, उन्हें सरकार के द्वारा मेडिकल फंड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई छुट्टी ली जाती है तो उनका पैसा नहीं काटा जाता है। बट हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं या जो फ्रीली जो काम करते हैं, अगर वो एक भी दिन छुट्टी लेते हैं या अपने काम पर नहीं जा पाते हैं तो उनका नुकसान देखने को मिलता है। इनके जो सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को देखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा यह स्टेप उठाया गया और इस विधेयक के द्वारा कहा गया कि एक जो कल्याण बोर्ड है उसे लाया जाएगा, ताकि वह इनके कल्याण से संबंधित नीतियों को बना सके और राजस्थान में अप्लाई कर सके। यहाँ पे इजी शब्दों में गिग वर्कर्स की एक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि काम के बदले भुगतान के आधार पर जिन वर्कर्स को रखा जाता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाते हैं, ये हम ऊपरी लेवल पर जो स्किल वर्कर हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो काम के बदले भुगतान पर जिनको रखा जाता है उन कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो हमें नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलते हैं। कि बड़ी मात्रा में जो स्मार्टफोन है उनकी हमें क्रांति देखने को मिल रही है और इसी क्रांति में हमें बड़ी मात्रा में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें स्किल वर्कर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
आप जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर निर्माण करना जानते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं और अपने घर से बैठकर ही लैपटॉप से उनके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं और उनका संचालन करते हैं। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। इसी को देखते हुए कहा गया कि इन वर्कर्स को उद्योगों के माध्यम से 8 मिलियन रोजगार प्रोवाइड करवाए गए हैं और भारत में बड़ी मात्रा में हमें गिग वर्कर्स देखने को मिले हैं। जनसंख्या से रिलेटेड अभी एक डाटा जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसमें हमें 15 से 64 वर्ष का जो वर्किंग ग्रुप है वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब सभी जानते हैं अगर यहाँ पर कार्यबल हमारा सशक्त है तो हमें रोजगार की आवश्यकता होगी और इसी रोजगार को देखते हुए भारत में हमें गिग वर्कर्स की बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है। जो गिग वर्कर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, यानी जो अगर कोई जोमेटो बॉय आपको खाना देने के लिए आता है वो भी गिग वर्कर्स के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर कोई एटीएम में बैठकर अपना काम कर रहा हो वो भी गिग वर्कर होगा। जो अमेज़न के आपके प्रोडक्ट आपके घर तक देने के लिए आते हैं वो भी गिग वर्कर होंगे। साथ ही साथ जो क्लीनिंग से संबंधित जो लोग होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों में देखने को मिलते हैं वो भी गिग वर्कर हैं। जो डिलीवरी बॉय हैं, जो ओला और उबर के अंदर जो फ्रीली जैसे कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी टैक्सीज का संचालन करते हैं वो भी गिग वर्कर के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो हायर स्किल जो वर्कर्स होते हैं उनमें शामिल होते हैं जो IITN होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करना जानते हैं, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर पे बेस होते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई किसी एकेडमी में जाकर फ्रीली बच्चों को पढ़ा रहा है या वेलनेस सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, NGO के अंदर आप जुड़े हुए हैं, तो वो सभी गिग वर्कर के अंदर शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया कि 15 मिलियन जो फ्रीलांसर वर्कर है हमें भारत में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बताया गया कि 90 मिलियन जॉब्स हैं वो हमें पोटेंशियली एक बड़ी मात्रा में इकोनॉमी हमें प्रोवाइड करवा सकती है। अब हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये विधेयक लाया गया है उसमें और कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि वे गिग वर्कर से संबंधित उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, युवाओं और प्रवासी श्रमिकों के लिए वित्त और लचीले घंटों की सुविधाएं प्रदान की गई है, यानी उनको फिक्स जो लिमिटेड आवर्स के अंदर जो काम करना पड़ता है उसके अलावा उन्हें फ्रीली काम करने की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए। यानी आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के एक अहम अंग हैं, उसके रूप में उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके साथ साथ एक सामाजिक कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी जो उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी नीड होंगी उनको प्रोवाइड करवाने में सहायता प्रदान करेगा। और हमें डिजिटल लेन देन से संबंधित उपकर भी इसमें देखने को मिलेंगे जो एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने में सहायता करेंगे ताकि उनके साथ होने वाली जो धोखाधड़ी है उससे निपटा जा सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमने कई बार देखा है कि वर्कर से काम तो ले लिया जाता है बट उनकी जो सैलरी बेस होता है वो बहुत कम होता है। साथ ही साथ उन्हें कई सेक्टर्स में ऐसा होता है कि उनकी सैलरी देने में भी लेट किया जाता है। इस विधेयक के अंदर हमें कुछ चिंताएं भी बताई गई है। इन्होंने कहा है कि जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनके बीच में जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है ना उसके कारण जो गिग वर्कर्स है उनके श्रम बल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा या श्रमिकों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। आने वाले टाइम में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह रोबोटिक होती जा रही है और इस रोबोटिक कल्चर के अंदर भारत के जो अनौपचारिक या वैश्विक तौर पर जो गिग वर्कर्स हमें पाए जाते हैं उनकी संख्या हमें निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इन पर हमें काम का बोझ अधिक देखने को मिलता है। इनके जो वर्किंग आवर होते हैं उनकी अनिश्चितता होती है। साथ ही साथ इनकी जो वेतन प्राप्ति होती है उसकी भी अनिश्चितता देखने को मिलती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमें फिक्स टाइम में अमाउंट मिलना बेहद कठिन बताया गया है। इनके उपाय के लिए सरकार के द्वारा 4 श्रम संहिताओं में भी सुधार किया गया था बट ये सुधार हमें केवल पेपर के अंदर तक ही देखने को मिला, जमीनी तौर पर इसका हमें क्रियान्वयन नहीं देखने को मिला। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार के इस मसौदे पर कहा गया कि यह अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए और इससे संबंधित कार्यों पर बल देना चाहिए ताकि जो गिग वर्कर्स हैं उनके सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया जा सके और उनके अधिकारों को मजबूत किया जा सके। हमारी नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी। रिसेंटली केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी गई जिसमें कहा गया कि अगले 5 साल में हम चिकित्सा क्षेत्र में $50 अरब का निवेश करेंगे ताकि रोगियों के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं उनको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जो हमें रिसेंटली बढ़ती हुई बीमारियां हैं जैसे कोविड-19 से संबंधित जो बीमारियां थी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली और इस बीमारी का इलाज ढूंढने में हमें इतना वक्त
वक्त लगा। तो जो डिवाइसेज हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने से संबंधित काम किए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि जो मेडिकल डिवाइसेज पॉलिसी लाई गई है इसमें किन बिंदुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति में हमें बताया गया कि जो पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता तथा नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि चिकित्सा उपकरणों में सुधार लाया जा सके और उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जितने भी मौजूदा मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापना की मंजूरी दी गई है। यानी इसके 2014 में बात की गई थी कि मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी स्थापना की जाएगी, बट इसे रिसेंटली अप्रूवमेंट मिली है और कहा गया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इस कार्य को सरकार अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखती है। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा कि रिसेंटली सरकार के द्वारा 2014 की अपनी घोषणा के आधार पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना की बात कह दी गई है, जो आने वाले 2 साल में यानी 2024 और 25 में हमें ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम हर साल 15,700 नए स्नातक यानी जो ग्रेजुएट होंगे उसको इन कॉलेजेस के माध्यम से डिग्रियां प्रोवाइड करवाएंगे ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो असंतुलन है उसको बनाया जा सके। क्योंकि हमें दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हमें जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो बेहद कम देखने को मिलती है और इन्हें प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार के द्वारा अभी जो प्रयास किए गए हैं उसमें कहा गया कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो मेडिकल से रिलेटेड हमें असंतुलन जो देखने को मिला है उसे हम दूर करना चाहते हैं। इसके लिए हम रिसेंटली 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ कहा कि आने वाले जो 25 वर्ष है यानी नेक्स्ट 25 ईयर जो अमृत काल है हमारा, उसमें हम 10 से 12% तक की हिस्सेदारी चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और नवाचार में यूज करेंगे, जो भारत के मेडिकल क्षेत्र को भी उभारने में सहायता करेगा। इसके अलावा इसमें नीतिगत हस्तक्षेप के 6 व्यापक क्षेत्र शामिल किए गए, जिनमें शामिल है नियामक सुव्यवस्थित करना, बुनियादी ढांचे को सक्षम करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को सुविधाजनक बनाना, निवेश को बढ़ाना और मानव संसाधन विकास को आकर्षित करना। इनका मेन मोटो जो चिकित्सा उपकरण उद्योग है उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो व्यवस्था है उसे लचीला बनाना है ताकि प्रतिस्पर्धी जो उद्योग हैं उनमें अपनी गुणवत्ता में निरंतर सुधार की ओर बढ़ोतरी की जाए तथा जो अमृत काल है उसमें भारत के द्वारा जो उद्देश्य रखा गया है आत्मनिर्भर बनने का, उस टारगेट को पूरा किया जा सके। लचीला और अभिनव उद्योगों से अभिप्राय है कि इस व्यवस्था को इतना लचीला रखा जाएगा कि जो जन कल्याण है उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की नीतियों को निरंतर लाया जा सके और इनमें सुधार किया जा सके। इसके साथ साथ जो विदेशों में पाई जाने वाली जो सुविधाएं हैं उनको भी भारत में लागू किया जाने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है ताकि वहाँ पर पाए जाने वाले जितनी भी मेडिकल सर्विसेज है जो बाहर हमें पाई जाती है वो भारत में हम प्रोवाइड करवा सके। साथ ही साथ भारत को एक मेडिकल हब के रूप में प्रोवाइड करवाना है ताकि विदेशों के जो चिकित्सा पर्यटन है वो भारत में बढ़ाया जा सके। इसमें कहा गया कि जो नर्सिंग कॉलेज है उनकी स्थापना के साथ साथ जो MBBS की सीटें हैं उनमें भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो डॉक्टरों की कमी हमें देखने को मिलती है उसकी पूर्ति की जा सके। मेडिकल कॉलेज में हमें लगभग 71% की वृद्धि देखने को मिली है। 2014 से लेकर अभी तक हमें 387 से लेकर 660 तक जो मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जो सीटें हैं या जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमें निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ साथ कहा गया भारत के नर्सिंग कॉलेज से जो डिग्री प्राप्त नर्सें होती हैं उनकी विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड पाई जाती है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए यानी भारत अपने जो स्किल वर्कर है उनको दूसरों देशों में प्रोवाइड करवाना चाहता है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए रिसेंटली भारत के द्वारा अपनी मेडिकल जो डिवाइसेस पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाए गए हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।